हुआ है। खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से ये खबर है। जम्मू पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार किया है। यूपी गुजरात के धार्मिक स्थलों का वीडियो बनाने का आरोप है। पाकिस्तानी हैंडलर को वीडियो भेजा, ये सूत्र कह रहे हैं। जम्मू पुलिस दूसरी जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी, स्लीपर सेल के बारे में भी पता लगाएंगी। तो ये माना जा रहा है कि ये कुछ एक धार्मिक जगहों की वीडियोस बनाता था और पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। दूसरी बात, जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनके भी टच में था। और स्लीपर सेल्स आप जानते हैं, खास तौर से जो त्योहारों का सीजन होता है या हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उस दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां पर एक जॉइंट ऑपरेशन, उसके तहत इसे गिरफ्तार किया गया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में गोरखपुर में गिरफ्तार इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दारोगा अजय मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसआईटी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। गोरखपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को कल शाम गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी इंस्पेक्टर और दारोगा को बाद में एसआईटी को सौंपा गया। रामगढ़ ताल थाने पर एसआईटी ने गिरफ्तार इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा से घंटों पूछताछ की। मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों और दोस्तों ने पुलिस पिटाई से मौत का आरोप लगाया था, जिसकी जांच चल रही है। अनिल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, इस गिरफ्तारी के बाद भी माना जा रहा है कि ये बात साफ हो जाएगी कि उस दिन अस्पताल में क्या हुआ था, मारपीट हुई थी और कौन से पुलिस वाले शामिल थे? निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो दागी पुलिस कर्मी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस, गोरखपुर पुलिस और एसआईटी की टीम लगातार दबिश दे रही थी, उसको लेकर कल देर शाम गोरखपुर पुलिस ने इंस्पेक्टर जेएन सिंह और फरार आरोपी दारोगा अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। और उनसे कल रामगढ़ ताल थाने पे एसआईटी की टीम ने लगभग 5 घंटे से ज्यादा तक की पूछताछ की है। और इस दौरान इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि उस दिन, घटना के दिन क्या हुआ था और किस वजह से उनके साथ मारपीट हुई थी, और पूरा प्रकरण की वजह जानने की कोशिश की गई एसआईटी टीम द्वारा। और कल देर रात उन्हें एसआईटी टीम द्वारा स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर जेल भेजा गया है। और अब बताया जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड लेके हो सकता है इनसे और भी पूछताछ किया जाए और आगे की कार्रवाई के लिए भी एसआईटी का दबाव बनाए। और मामले में जो भी इनकी संलिप्तता थी, बाकी के जो 4 पुलिसकर्मी हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आरोपी के वकील क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अब आगे की कार्रवाई ये होनी है कि कल आज रिमांड होगा, कल बेल सीएम का मूव किया जाएगा, फिर वहाँ से सेशन कोर्ट में मूव किया जाएगा बेल, फिर जो विवेचना के में तथ्य हैं उसके अकॉर्डिंग बेल की तैयारी की जाएगी। अभी आप जमानत के लिए अर्जी देंगे? अभी लोअर कोर्ट में डालेंगे। खबर आगरा से आ रही है, जहां 714 किलो गांजा जब्त हुआ है। ट्रक से बरामद हुई नशे की खेप थाना मलपुरा इलाके में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। ड्राइवर ने बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस के पीछा करने पर भी भागा ट्रक ड्राइवर। रेत के नीचे छिपाकर गांजे के 140 पैकेट्स रखे गए थे। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आज सुनवाई होगी। शनिवार देर रात एसआईटी ने करीब 12 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सोमवार तक के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर को आंदोलन कर रहे किसानों के काफिले पर गाड़ी चढ़ाकर 4 किसानों को कुचलने का आरोप है। इस कांड के आरोपी अंकित दास, शेखर भारती, सुमित जायसवाल अब भी फरार है। उधर लखीमपुर हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया। इसके मुताबिक तिकोनिया में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। अरदास में हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा के इस ऐलान के बाद प्रशासन शांति से अंतिम अरदास कराने की तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना ना हो सके।
लखीमपुर कांड को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज लखीमपुर जा सकते हैं। इससे पहले कल ओवैसी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर बलरामपुर में केंद्र सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने पूछा कि आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे मोदी जी, बाबा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सरकार से पूछा कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन क्यों। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इशारों में आशीष मिश्रा पर निशाना साधा। अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक में कहा कि नेता जनता के प्यार से बनता है, हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही नेता के लिए सबसे अहम होता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नेता जनता के प्यार से बनता है, हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही नेता के लिए सबसे अहम होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही पार्टी का मूल मंत्र है। पीएम मोदी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छेड़ी है। सभी नेताओं को विकास की राह पर चलते हुए अपने इलाके का विकास करना चाहिए, तभी जनता उन्हें पसंद करती है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। कल दिन भर ये बयान चर्चा में रहा है। वैसे आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज राजधानी लखनऊ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम योगी के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार के बाद टीम 9 जो स्पेशल टीम है उसकी बैठक भी होगी। और पीएसपी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज मथुरा आएंगे। वो 12 अक्टूबर से वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले मथुरा से शिवपाल की चुनावी यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टार्लिंग एंड विल्सन में हिस्सा खरीदेगी। रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी RNESL इसमें 40% हिस्सा खरीदेगी। RNESL शापोरजी पालोनजी एंड कंपनी से 375 रुपए प्रति शेयर पर 1,84,00,000 शेयर खरीदेगी। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने स्टार्लिंग एंड विल्सन का स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर स्वागत किया। कहा, नए एनर्जी प्लेटफॉर्म के लिए ये पार्टनरशिप अहम है और स्टार्लिंग एंड विल्सन सोलर हमारे सोलर वैल्यू चेन का अहम हिस्सा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, स्टार्लिंग एंड विल्सन में हिस्सा खरीद रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी RNESL इसमें 40% हिस्सा खरीदेगी। अगर इरादे मजबूत हों तो जिंदगी में बहुत कुछ मुश्किल नहीं रहता। हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने 1540 किलोमीटर की लंबी बस या ट्रेन से नहीं बल्कि साइकिल से यात्रा कर डाली। विंग कमांडर संतोष दुबे ने ऐसा क्यों किया, क्या था इस यात्रा का मकसद? स्पेशल रिपोर्ट। कुछ करने की चाह हो तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता। विंग कमांडर संतोष दुबे ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। उन्होंने 1540 किलोमीटर लंबी यात्रा साइकिल से तय कर डाली। विंग कमांडर संतोष दुबे का ट्रांसफर जोराहाट से प्रयागराज किया गया, जिसके बाद संतोष ने प्लेन या ट्रेन छोड़कर साइकिल से सवारी करने के बारे में सोचा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये मैंने यात्रा स्टार्ट किया वहाँ जोरहाट से 5 बजे सुबह। मेरा पहला हॉल्ट तेजपुर में था, दूसरा हॉल्ट प्लेस कॉल्ड रंगिया, थर्ड हॉल्ट वाज हासिमारा, फोर्थ वाज बागडोगरा।
देन बागडोगरा के बाद सुपौल एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है, वहाँ पे रुका। सुपौल के बाद फिर आरा के बाद वाराणसी एंड देन दिस प्लेस। संतोष दुबे ने बताया कि साइकिल यात्रा करने का मकसद लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ साथ लोगों को रोड सेफ्टी का भी संदेश देना था। विंग कमांडर संतोष जहां जहां भी गए, उनका भव्य स्वागत किया गया। अपनी करीब 9 दिन की लंबी यात्रा करके जब वो प्रयागराज पहुंचे तो उनका स्वागत खुद सांसद रीता बहुगुणा जोशी और क्षेत्रीय विधायकों ने गर्मजोशी के साथ किया। मेरी यात्रा जोरहाट जो कि आसाम में है, वहाँ से स्टार्ट हुई और मेरा संकल्प था कि मैं प्रयागराज तक साइकिल पे आऊँ और एक लोगों के मैसेज दूँ रोड सेफ्टी का, और साथ ही साथ सेहत के लिए भी मैसेज दूँ कि आप अगर अपने लिए रोज़ आना 1 घंटे समय निकाल सकते हैं सेहत के लिए, तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो साइकिलिंग के साथ अगर आप कुछ भी खेल नहीं खेल रहे हैं तो साइकिलिंग करेंगे तो आप एक घंटे की साइकिलिंग करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। वाकई विंग कमांडर संतोष दुबे की ये पहल हर किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। जिस तरह से संतोष दुबे ने साइकिल यात्रा के जरिए लोगों को मैसेज देने का काम किया है, उससे हर किसी को उनसे सीखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से ज्योतिराव फूले की रिपोर्ट। उधर आजमगढ़ में रामलीला के नाम पर अश्लीलता परोसने का मामला सामने आया। यहां रामलीला के मंच पर बार बालाएं ठुमके लगाती हुई नजर आई। मामला जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अमुवारी नारायण गांव का है, जहां रामलीला का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच पर बार बालाओं ने भोजपुरी गानों और बॉलीवुड के गानों पर ठुमके लगाए। लोगों ने भी धार्मिक आयोजन में अश्लील डांस पर जमकर नोट उड़ाए। अब इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। में संजय निषाद के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हुआ। एक शख्स संजय निषाद के करीब पहुंचा, उन्हें काला कपड़ा दिखाकर नारेबाजी करने लगा। उसकी इस हरकत से नाराज होकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक पर हमला कर दिया। देवरिया में संजय निषाद के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हो गया। एक शख्स संजय निषाद के करीब पहुंचा और उन्हें काला कपड़ा दिखाकर नारेबाजी करने लगा। उसकी इस हरकत से नाराज होकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक पर हमला बोल दिया। काले कपड़े लहराने वाले शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई। संजय निषाद कार्यकर्ताओं से उसे छोड़ने की अपील करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी और युवक पर हमला करते रहे। विरोध प्रदर्शन करने वाले शख्स को जमीन पर घसीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। विरोध प्रदर्शन करने वाले युवक अपनी बात कहता रहा, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो उस पर मुक्के और लाते बरसाते रहे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और नारेबाजी करते हुए उस पर हमला करते रहे। संजय निषाद का विरोध करने वाला शख्स कार में बैठकर भागने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कार रोक ली और उस पर हमला करते रहे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संजय निषाद के रोड शो में हंगामा करने के लिए इस युवक को भेजा गया था। अयोध्या में रामलीला हो रही है। इस रामलीला का मंचन देश और दुनिया में हो रहा है। इस मंच के एक किरदार ऐसे हैं जो रामलीला में राम का किरदार निभाते हैं, जिन्होंने अपने मंचन से मौका निकालकर अयोध्या में भगवान राम के दरबार में हाजिरी भी लगाई। अयोध्या में भगवान राम की रामलीला हो रही है। मंच पर मंचन और अपने किरदारों से दूसरों का दिल जीतने वाले रामलीला के कलाकार अयोध्या में जमा हुए हैं। इस बार अयोध्या की रामलीला अपने आप में खास है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और राम की लीला भी हो रही है, जिसका टेलीकास्ट देश और दुनिया देख रही है। लेकिन इन किरदारों में शामिल राहुल बूचर अयोध्या की धरती में हैं। ऐसे में अपने परिवार के साथ राम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। आज मैं बहुत ज़्यादा कृतार्थ हूँ, खुश हूँ कि मैं कितने पास से मैंने दर्शन किए रामलला के। ऐसा सौभाग्य किसी को बहुत कम नसीब होता है और मेरे को एक कलाकार ही हूँ मैं और कुछ नहीं हूँ, और मेरे को इतना सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही प्रेम और बहुत ही प्यार की बात है। रामलीला की कॉस्ट्यूम में राहुल बूचर राम के दर्शन करने पहुंचे। जिस किरदार को अब तक लोगों ने फिल्मों या फिर रामलीला में राम का किरदार निभाते देखा है, उसको राम दरबार में हाजिरी लगाते पहली बार देखा तो हर कोई देखते ही रह गया। इस दौरान राहुल बूचर जहां से भी गुजरे उनको लोग निहारते रहे, क्योंकि वो खुद रामलीला की कॉस्ट्यूम में राम के दरबार में पहुंचे थे, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। राम की अयोध्या की इन तस्वीरों में लोगों ने एक किरदार को देखा,
लेकिन उस किरदार ने राम और रावण के बीच के भेद को समझाने के लिए उनकी ही कुछ संपत्तियों को लोगों के सामने रखा है। राम एक ही चीज सोचते हैं, राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। राम सत्य है तो रावण भी सत्य शाश्वत ही होगा, लेकिन सत्य हो मीठा ही ऐसा सदा नहीं होता। कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास, कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास। इसीलिए तो रखो ये राम की रामायण अपने पास। वैसे पिछले 2-2.5 महीने से रामलीला का मंचन अयोध्या में हो रहा है और अब रामलीला का मंचन मंच पर हो रहा है। इस बार रामलीला के किरदारों की पोशाक अपने आप में खास है, क्योंकि इन किरदारों को सजाने और संवारने के लिए कई अलग अलग जगहों से पोशाक आई है। रावण का मुकुट श्रीलंका से आया है, राम की पोशाक नेपाल से आई है। मतलब साफ है कि इस बार अयोध्या के रामलीला में उन जगहों की भी छाप दिख रही है जिन जगहों से राम का वास्ता रहा है। नेटवर्क 18 के लिए नमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को सरकार ने नौकरी देने का भरोसा दिया था, जिसका वादा अब सरकार ने पूरा कर दिए। केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओएसडी के पद पर मीनाक्षी गुप्ता को नौकरी मिली है, जिसका नियुक्ति पत्र जो है प्रशासन ने उन्हें कल सौंप दिया। खबर है कि मीनाक्षी गुप्ता मंगलवार से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगी। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे अधिकारियों ने और मुझे बताया क्या क्या चीज़ें किस तरह मुझे वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है और पूरा सहयोग करेंगे ऐसा बता के सारे अधिकारियों ने मुझसे कंफर्ट जोन में रह के ज्वाइनिंग करने के लिए कहा। मैं सोमवार को ज्वाइन नहीं करना चाहती, मनीष की 13वीं है उस दिन। मंगलवार को थोड़ी देर में चली जाऊंगी, ऐसा मैंने उनसे कहा है। जो भी वादे किए थे पूरे किए मुख्यमंत्री जी, उसका शुक्रिया। पुलिस की टीम, एसआईटी टीम भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी मेरा इंसाफ अधूरा है। अभी भी मनीष को इंसाफ नहीं मिला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा।